गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण। हमने इसका पहला भाग पढ़ लिया था, यानी पार्ट 1। उसमें हमने गुरुत्वाकर्षण के महत्व तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद न्यू हेडिंग है हमारी पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। ये होता क्या है, या इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ। यानी किसी वस्तु पर पृथ्वी अब जितना बल लगाती है, ठीक है, अपने केंद्र की ओर खींचने के लिए वही बल कहलाता है तुम्हारा गुरुत्वीय बल या गुरुत्व। समझे ना। कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कहाँ गिरती है, हमेशा पृथ्वी में आकर लड़के गिरती है। तो हम कोई भी बॉल ऊपर फेंक दो, कोई भी पत्थर ऊपर फेंक दो, कुछ भी चीज ऊपर फेंको, गिरेगी कहाँ पे, पृथ्वी पे आगे गिरेगी। इसका मतलब पृथ्वी कोई बल लगा रही है उसको खींचने के लिए, है ना। तो वही बल की हम परिभाषा पढ़ रहे हैं, वही बल कहलाता है पृथ्वी का तुम्हारा गुरुत्वीय बल। ठीक, तो देखो लिखा क्या है, अब इसमें पढ़ते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे पृथ्वी का गुरुत्व अथवा गुरुत्वीय बल अथवा गुरुत्व बल कहते हैं, अथवा गुरुत्वीय बल कहते हैं, गुरुत्व या गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, अब देखो कहा गया उसने कहा पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। हम वही तो बता रहे थे कि यानी पृथ्वी जो तुम्हारी है किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है वही बल उसका कहलाता है गुरुत्वीय बल या गुरुत्व। ठीक है, हमेशा कोई भी चीज तुम ऊपर फेंको हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है, यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर आती है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, जैसे हमने बताया ये पृथ्वी है तुम्हारी, ये उसका केंद्र है, ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। हम रहते कहाँ हैं, यहाँ आसपास रहते हैं, इधर ऐसे, यहाँ किनारे किनारे से चिपके हुए रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारी पूरी आबादी पूरे वर्ल्ड की है जो, ठीक है, वो यहाँ पे आसपास। तो हम यहाँ से चाहे इधर जाएं ऊपर, चाहे इधर ऊपर जाएं, 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 चाहे इधर, सब कहलाएगा ऊपर ही। ठीक है, यहाँ वालों को भी आसमान दिखेगा, यहाँ वालों को भी दिखेगा जैसे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सब आसपास इसके जो होता है, कोई भी कहीं फेंके वो ऊपर ही कहलाएगा। ठीक है, तो जब ये ऊपर हम फेंकते हैं तो लौट के वो पृथ्वी में ही आती है। यहाँ भी फेंकेंगे तो लौट के कहाँ आएगी, पृथ्वी की तरफ आएगी। यहाँ फेंकेंगे तो लौट के कहाँ आएगी, पृथ्वी की तरफ आएगी। यहाँ फेंकेंगे तो लौट के कहाँ आएगी, पृथ्वी, यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर आती है। देखो ये यहाँ से लौट के केंद्र की ओर, ये यहाँ से लौट के केंद्र की ओर, ये यहाँ से लौट के केंद्र की ओर। यानी कोई भी वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो केंद्र की ओर लौट के आती है। तो इसका मतलब पृथ्वी को ही बल लगा रही है। ठीक है, तो वही उसने परिभाषा दी, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे पृथ्वी का गुरुत्व अथवा गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक, यानी कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है वो उसका गुरुत्व या गुरुत्वीय बल कहलाता है। हो गया कंप्लीट। अब आता है मुक्त पतन या फ्री फॉल। कोई भी वस्तु को ऐसे मान लो छोड़ दिया, ठीक, यानी कोई भी वस्तु को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो हमेशा कहाँ आती है, पृथ्वी की ओर आती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर, है ना। यानी किसी भी वस्तु को हम फ्रीली छोड़ दें तो वो हमेशा नीचे की ओर गिरती है ना। तुम देखना छत पे अगर खड़े हो तो वैसे या कोई बॉल पकड़ो या कोई पेंसिल पकड़ो, पेन से छोड़ दो तो नीचे गिरती है, वही फ्री फॉल कहलाता है। तो देखो क्या लिखा है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र रूप से गिरती है तो हम कहते हैं वस्तु मुक्त पतन या फ्री फॉल में है। यानी जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व के अधीन यानी पृथ्वी जो गुरुत्वीय बल लगा रही है उसके अंतर्गत नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, स्वतंत्र पूर्वक गिरती है। ठीक, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व के अधीन, ठीक है, यानी गुरुत्व जो लगा रही पृथ्वी उसके अधीन स्वतंत्र रूप से गिरती है, यानी फ्री फॉल गिरती है ऐसे। ठीक है, तो हम कहते हैं वस्तु मुक्त पतन में है, यानी कि वस्तु क्या है, फ्री फॉल गिर रही है। ठीक, कोई भी वस्तु को हम छोड़ दें अगर वो स्वतंत्रता पूर्वक बिना, यानी कोई उसमें कुछ नहीं लग रहा है, ना एयर मतलब वायु नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से, यानी निर्वात में गिरा हम छोड़ रहे हैं, वो गिर रही है, तो जैसे ही छोड़ेंगे वो नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, तो वही कहलाता है उसका फ्री फॉल या मुक्त पतन। ठीक, अब आता है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो एक हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे तुम्हारा चैप्टर 1 में पढ़ा था गति वाले में त्वरण, वो रेखीय त्वरण था, ये स्मॉल ए जो था, ये गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, बहुत स्मॉल ए था। देखो जब हम क्या चलते हैं, ऐसी रेखा में चलते हैं या ऐसी रेखा में चलते हैं, किसी भी सीधी रेखा में चलते हैं, तो हमारा जो त्वरण होता है वो कहलाता है रेखीय त्वरण, जो स्मॉल ए हम पढ़ चुके हैं। और जब हम क्या होता है, ऊपर से नीचे, यानी पृथ्वी से कोई चीज आसमान में फेंक रहे हैं वो नीचे आ रही है, या जमीन के जैसे ये है तुम्हारा ये, ठीक,
कोई चीज़ यहाँ से ऐसे आ रही है, पृथ्वी की ओर आ रही है, मतलब यहाँ पे, यहाँ हमने ऊपर फेंकी, यहाँ लौट के इधर आ जाएगी, यहाँ फेंकी, यहाँ पे आएगी, यहाँ फेंकेंगे तो यहाँ लौट के आएगी, यहाँ फेंकेंगे यहाँ, ऊपर से कोई चीज़ नीचे आती है या नीचे से ऊपर जा रही है। हमने बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका तो ऊपर जाएगी, लौट के फिर आ जाएगी। हमने बॉल क्या करा, कोई पत्थर ऊपर फेंका, ऊपर जाएगा, लौट के आएगा। तो जब कोई चीज़ ऊपर नीचे गति करती है, यानी कि आसमान की तरफ, आकाश की तरफ और पृथ्वी की तरफ ऊपर नीचे कोई गति करती है, तो उसमें जो त्वरण होता है वो होता है तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, कोई रोड पे प्लेन पे चलता है कोई चीज़, तो उस पर जो त्वरण होता है वो रेखीय त्वरण स्मॉल ए कहलाता है। ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये स्मॉल जी होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहा, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कोई भी पिंड अगर है, कोई भी वस्तु है, मतलब पिंड वाला कोई वस्तु हो गई तुम्हारी। ठीक है, पिंड मतलब क्या होता है, कोई वस्तु, यानी किसी भी वस्तु पर उसके गुरुत्व बल के कारण, जो गुरुत्व बल मतलब जो पृथ्वी उस पर बल लगा रही, उसके कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, जैसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कैसे, देखो, जैसे हमने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक, और अगर उसमें पृथ्वी बल ना लगाए, गुरुत्वीय बल, तो क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगी, लौट के नीचे नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी लौट के। लेकिन क्या होता है, पृथ्वी उसमें एक बल लगाती है, गुरुत्वीय बल, जिससे वो क्या होता है, नीचे लौट के फिर आ जाती है। तो जब पृथ्वी इसमें एक बल लगाती है, गुरुत्वीय बल, तो उसकी वजह से उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, त्वरण मतलब होता है कोई चीज चल रही है, मतलब त्वरण मतलब एक्सीलरेटर मतलब होता है कोई चीज चल रही है। तो क्या होता है, जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी को उसमें एक बल लगाती है, गुरुत्वीय बल, जिसके कारण वो त्वरित हो जाता है, यानी नीचे की ओर गति करने लगता है। यानी अगर ऊपर ऐसे है तो क्या होगा, ऐसे नीचे की ओर ऐसे गति करने लगेगा, नीचे की ओर। ठीक है, तो नीचे की ओर गति करने लगता है तो क्या होता है, उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी उसमें एक बल लगा रही है, जिसे हम गुरुत्व बल कहते हैं, उसके कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है। उस त्वरण को बोलते हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण। क्यों गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, क्योंकि गुरुत्व बल लगाने से त्वरण उत्पन्न हुआ, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्व बल लगाने से त्वरण उत्पन्न हुआ, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इससे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय बल कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी एक और परिभाषा भी है, हम लोग एक और लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी ऊपर से कोई चीज गिर रही है, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक, तो 1 सेकंड में उसका वेग में जितनी वृद्धि होती है, जितना वेग बढ़ेगा। देखो, स्टार्टिंग से अगर तुम छत से मान लो कोई चीज छोड़ दो, तो स्टार्टिंग में क्या होगी, स्लो जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाएगी उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी उसका वेग बढ़ता जाएगा। तो 1 सेकंड में उसका वेग जितना बढ़ता है, ठीक है, उसके कारण उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। देखो, स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु में वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को, 1 सेकंड में जितनी वृद्धि होती है ना, वही कहलाता है उसका गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण की परिभाषा हमने पढ़ी थी पहले चैप्टर में, गति वाले में, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये देखो, वेग परिवर्तन हो रहा है, 1 सेकंड में त्वरण बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा। तो देखो, वेग परिवर्तन हो रहा है, 1 सेकंड में त्वरण बढ़ रहा है, इसलिए तो गुरुत्वीय त्वरण हो रहा है। तो इसलिए तो त्वरण हो रहा है, इस त्वरण का नाम क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि गुरुत्व बल के कारण हो रहा है। ठीक है, और ऐसी इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा पहली थी वही बात वही हो रही है कि जब पृथ्वी गुरुत्व बल लगाती है उसमें, तो कोई वस्तु क्या होती है, नीचे की ओर आती है और उसकी गति बढ़ती जाती है, यानी उसका वेग बढ़ता जाता है, जिसके कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। जब भी वेग परिवर्तन होगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, उसी त्वरण को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप, वस्तु कैसी है, छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी कैसी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका द्रव्यमान कम है ज्यादा है, उसका आकार कैसी भी आकार की हो आदि पर निर्भर नहीं करता। यानी स्मॉल जी का मान इन चीजों पर किसी पर निर्भर नहीं करता, ना वस्तु के रूप में, ठीक है, प्लास्टिक की है, लोहे की है, कैसी है, द्रव्यमान पर, आकार पर, किस आकार की है, छोटी लंबी चौड़ी मोटी कैसी भी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जी का मान इन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मान लो कि हमने एक पत्थर बड़ा सा और एक क्या लिया, कागज लिया, और दोनों को छत से छोड़ दिया, लेकिन शर्त यह है कि वहां पे वायु ना हो, निर्वात हो। मान लो एक कमरे में मान लो गए, यहाँ बिल्कुल बंद है और हम ऑक्सीजन लगा चले गए, वहां पे बिल्कुल हवा नहीं है, और दोनों को हमने क्या किया, मतलब उसके टेबल पे ऊपर खड़े होकर वहां से दोनों को छोड़ दिया, कागज को छोड़ दिया, पत्थर को छोड़ दिया, तो दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, तो अब तुम कहोगे पत्थर भारी है, पत्थर पहले गिर जाएगा, कागज क्या है, हल्का है, बाद में गिरेगा। नहीं, उसने अभी बताया
कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ना उसके रूप पर, ना आकार पर। ठीक है, तो चाहे वस्तु भारी हो चाहे हल्की हो, कैसी भी हो, दोनों एक साथ फर्श पर पहुंचेंगे। ठीक है, कोई चाहे भारी हो चाहे हल्की हो, वहां पे अगर कोई मतलब वायु स्वायु नहीं है, निर्वात की बात कर रहे हैं, निर्वात में दोनों चीजें एक साथ नीचे पहुंचती हैं। ठीक है, कंप्लीट। अब आता है तुम्हारा क्या, गुरुत्वीय त्वरण के मात्रक। गुरुत्वीय त्वरण तो पढ़ दिया, इसके मात्रक भी होगा। तो हमने देखो रेखीय त्वरण में पढ़ा था, त्वरण का मात्रक क्या होता था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका भी त्वरण तो मात्रक तो सेम ही रहेगा। तो देखो ऐसा पद्धति में स्मॉल जी का मात्रक यानी स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही जो उस रेखीय त्वरण का था स्मॉल ए का, वही मात्रक इसका होगा। ठीक है, कंप्लीट। यहां तक अपना हो गया। अब इसके बाद आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ रहे हैं न्यू टॉपिक, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इनमें दोनों में क्या संबंध होता है, क्या फॉर्मूला निकल के आता है, ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये दोनों हो, वही कहलाता है तुम्हारा संबंध, रिलेशन। तो देखो हमने क्या किया, एक फिगर बनाया पहले, ये पृथ्वी का अर्थ का हमने फिगर बना लिया रफली। ठीक, अर्थ का द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, एम, और अर्थ की बात हो रही है तो नीचे ई लिख दिया छोटा सा, तो मतलब अर्थ का द्रव्यमान हो गया। त्रिज्या को हम आर लिखते हैं, छोटा सा ई बना दिया, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या होगी तुम्हारी। केंद्र से परिधि तक की दूरी तो त्रिज्या कहलाती है, ये केंद्र हो गया, ये परिधि, यहाँ ये पूरी परिधि है तुम्हारी। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी। ठीक, हमने एक पिंड लिया, मान लो वो पिंड पृथ्वी की सतह पर ही है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मान लो वहां पर कोई पिंड रखा हुआ है। ठीक, जब कोई पिंड यहीं पे पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी उसकी वही होगी जो पृथ्वी की त्रिज्या होगी, है कि नहीं। जब पृथ्वी के बिल्कुल बॉर्डर पे ही रखा हुआ है, सतह पर ही रखा हुआ है, तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी वही तो होगी जो पृथ्वी से त्रिज्या होगी। देखो यहाँ से हम वही दूरी होगी जो तुम्हारी पृथ्वी की त्रिज्या होगी, लगभग वही होगी। ठीक है, अब हमने जो ये जितना ये लिया वही लिख लेंगे, रचना की तरह जो फिगर बनाओ वही उठा के लिख लो। देखो अब लिखते हैं हम लोग, माना पृथ्वी के द्रव्यमान एम है ना, तथा पृथ्वी की त्रिज्या आरी, आरी हो गया, तथा एम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल के निकट रखा है। एम द्रव्यमान का ये कोई पिंड है, ये गोल बड़ा सा बना हुआ है, ये पिंड है जो पृथ्वी तल के बिल्कुल निकट रखा हुआ है। ठीक, अच्छा, जैसे उसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी पृथ्वी की त्रिज्या आदि के बराबर मान सकते हैं, यानी उसकी जो पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी मान सकते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या आदि के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि वही बिल्कुल पास में रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये पिंड यहाँ पर रखा हुआ है तो क्या होगा, पृथ्वी इस पे एक बल लगाएगी। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल लगाएगी, नहीं, केंद्र की ओर खींचेगी, है ना। जब केंद्र की ओर खींचेगी इसकी तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। जब भी कोई चीज नीचे आती है, पृथ्वी अपने बल से, गुरुत्व बल से नीचे की ओर खींचती है, तो उसमें क्या होता है, उसकी गति बढ़ती है, यानी वेग परिवर्तन होगा, तो उसका क्या होगा तुम्हारा, उसका में त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, जब त्वरण उत्पन्न होगा तो उसके बाद फिर हम लोग नियम लगाएंगे, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाएंगे। ठीक, अभी हम गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार। क्योंकि इसलिए बोल रहे गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही यानी गुरुत्वीय बल ही इस पिंड पर लग रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार हमने पढ़ा था सर, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकल के आता था, F = आता था m, क्या आता था तुम्हारा, F गुरुत्वाकर्षण बल निकल के आता था, F = जो पीछे पढ़ा था हमने, G(m1 m2) अपॉन कितना, r², या d² भी लिखा था कहीं। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। ठीक, तो वही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि किसी भी पिंड, कोई भी पिंड हो, उसको पृथ्वी जिस अपने और जिस बल से खींचती है वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, और उस बल का फॉर्मूला निकालने का ये होता है। ठीक, अच्छा, ठीक, अब देखो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया आकर्षण बल, वही आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, कि यानी जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है वही उसका आकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो देखो ये हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, F = G(m1 m2) अपॉन r²। ये कब होता था, जब दो पिंड होते थे, एक का द्रव्यमान m1 होता था, एक का m2 होता था, और उनके बीच की दूरी क्या होती थी, r होती थी। यहाँ पे क्या है, एक पिंड तो ये हो गया तुम्हारा कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, और एक ये पृथ्वी खुद एक पिंड, बहुत बड़ा सा पिंड है, उसका द्रव्यमान क्या है, m, उसका द्रव्यमान क्या है, m। अच्छा, और उनके बीच की दूरी कितनी है, केंद्र से जुड़ी जाएगी,
दूरी कितनी आर ई। तो यहाँ पे एक एम की जगह क्या हो गया एम, और दूसरे M2 की जगह M1 की जगह M हो गया मान लो, या M1 की जगह M ही मान लो, और M2 की जगह क्या हो गया स्मॉल m हो गया, और बीच R की जगह कितना हो गया R ही हो गया तुम्हारा। तो फॉर्मूला यही लगेगा, इसकी जगह बदल जाएंगी बस, ठीक है। तो इसकी जगह बड़ा M, इसकी जगह छोटा m, और इसकी जगह R ही, है ना, वही लगा। तो F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया तुम्हारा, ठीक है। इस बल F के कारण पिंड में गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होगा। अब जब इसको ये बल लगेगा नीचे की ओर खींचेगी कोई वस्तु, इसको किसी वस्तु को, ये अर्थ यानी पृथ्वी हमारी केंद्र की ओर, तो क्या होगा उसके वेग में परिवर्तन आएगा, यानी उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसका वेग में परिवर्तन आएगा। तो जब भी वेग में परिवर्तन होता है त्वरण उत्पन्न होता है। तो क्या होगा, इस बल के कारण जब ये बल इसमें नीचे की तरफ लगेगा तो एक त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, ठीक। अब देखो उसके बाद क्या होगा, जब हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी उत्पन्न होगा, तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, दूसरे चैप्टर में न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता था, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या पढ़ा था, द्रव्यमान गुणे त्वरण पढ़ा था, ये तो पढ़ा था, बल बराबर कितना, द्रव्यमान गुणे त्वरण, वही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बल वही जो एफ लगाया उसने, द्रव्यमान पिंड के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिंड का द्रव्यमान कितना, स्मॉल एम, पिंड का द्रव्यमान कितना है स्मॉल एम, देखो ये पिंड का द्रव्यमान कितना था स्मॉल एम, अच्छा। और त्वरण कितना जी, वहां पे त्वरण क्या होता था दूसरी चैप्टर में, एफ बराबर एम ए, वहां पे जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने, वो होता था न्यूटन गति के द्वितीय नियम का फॉर्मूला एफ बराबर एम ए, क्योंकि वहां पे रेखीय त्वरण था। यहाँ पे इसकी जगह क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, तो एक की जगह जी हो जाएगा, ठीक। तो एफ बराबर कितना एम जी, ये समीकरण 2 हो गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, ये तो क्या हो गया, दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, और ये जो पिंड में त्वरण के कारण बल आया, देखो दोनों में फर्क है। ये क्या था, पृथ्वी और किसके पिंड के बीच में जो बल लग रहा है वो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल तुम्हारा, या सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता था उसके हिसाब से जो बल आया। ये क्या है, त्वरण के कारण जो बल उत्पन्न हुआ, ठीक है। बल वही होगा, लेकिन दोनों, ये भी एक बल उत्पन्न होगा और एक ये भी उत्पन्न होगा, तुम्हारा 2 बल उत्पन्न होंगे। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो दोनों समीकरणों को गौर से देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो मैथ में पढ़ा होगा तुमने, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है तो हम राइट हैंड साइड क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर कर दो। तो एम जी बराबर कितना, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, तो एम जी बराबर कितना, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर में स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, जी बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, यही रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। देखो स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन आ गया, साथ में क्या एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हम स्मॉल जी का मान भी निकाल सकते हैं कितना होता है, ठीक। अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 3 जी तथा जी में संबंध को प्रदर्शित करता है। जो समीकरण 3 है वो स्मॉल जी तथा कैपिटल जी के संबंध को प्रदर्शित करता है। देख दिया हमने जो हम यहाँ पे आया। अच्छा, अब देखो इसमें कहीं भी स्मॉल एम यानी पिंड का द्रव्यमान नहीं आया, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान नहीं है, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान इसमें नहीं आया इस फॉर्मूले में। इसका मतलब इससे ये पता चल गया कि स्मॉल जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वही तो हमने बताया था कि कोई वस्तु भारी हो, हल्की हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, कैसी भी हो, मोटी हो, पतली हो, कुछ भी हो, जी का मान पर निर्भर नहीं करता है। अगर तो कोई हल्की भारी कोई भी चीज दोनों साथ में गिराएंगे, दोनों साथ में ही नीचे गिरेगी, फर्श पर नीचे साथ में पहुंचेंगी, ठीक है। तो क्या लिखा, चूंकि सूत्र में एम नहीं है, स्मॉल एम नहीं है, यानी द्रव्यमान नहीं है, अतः इससे ये सिद्ध होता है कि स्मॉल जी का द्रव्यमान, स्मॉल जी का मान, द्रव्यमान नहीं होगा बल्कि स्मॉल जी का मान लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, स्मॉल जी का मान, ठीक है, स्मॉल जी का मान हो गई। स्मॉल जी का मान एम पर निर्भर नहीं करता। स्मॉल जी का जो मान है उसकी वैल्यू है वो एम यानी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, ठीक। ये हो गया तुम्हारा, ओके। अब न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो जो हमने लिखा पीछे
कि चंद्रमा पर क्या होता है, पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान 1/6 गुना होता है, तो भार भी कितना होगा, 1/6 गुना होगा। अब वो यहाँ पे लिख दो, कैसे देखो होता है, हम निकाल के दिखा दे रहे। अर्थात चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान, ठीक चंद्रमा की बात कर रहे हैं अब, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जी एम होगा, बल्कि ई नहीं होगा, क्या होगा जी, यहाँ पे होगा हमारे जी एम। ठीक है, इसको मिटा के हम लोग क्या लिखेंगे, जी एम लिख देंगे। ठीक है, ये जी एम होगा, क्योंकि मून की बात कर रहे हैं इस बार किसकी बात कर रहे हैं, मून की। ठीक, तो देखो चंद्रमा पर जी का मान बराबर 1/6 गुणे पृथ्वी पर जी का मान। समझ में आया? चंद्रमा पर जी का मान अगर निकालना है तो क्या होगा, 1/6 गुणे पृथ्वी पर जी का मान, 1/6 गुना होता है पृथ्वी के मान का। ठीक है, तो 1/6 पृथ्वी पर कितना निकल के आया था, 9.8। कितना आया था, 9.8। इसको इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इतना होता है चंद्रमा पर जी का मान। पृथ्वी पर कितना, 9.8 लगभग, और चंद्रमा पर 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग। ठीक है, ठीक, तो इसको मून की बात कर रहे हैं तो एम लिखा जाएगा यहाँ पे, एम, जी एम। ठीक, जी एम यानी कि मून पर। ठीक है, इसी प्रकार चंद्रमा पर वस्तु का भार भी 1/6 गुणे कितना, इसका भार पृथ्वी पर, इसका पृथ्वी पर भार, यानी पृथ्वी पर जितना भार है वो लिख दो और गुणा कितना कर दो 1/6 से, तो चंद्रमा पर उसका भार निकल आएगा हमारा। 1/6 गुना होता है पृथ्वी का भार। ठीक है, ओके, ये दोनों फॉर्मूले हुए तुम। अब नई हेडिंग है जी की मान की विशेषताएं। जी का मान जो होता है कैसे वेरी भी करता है, कैसे कम ज्यादा का क्या क्या होता है उसको वेरी करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चित्र देखो, हमने ये चित्र बना दिया रफली। ठीक है, ये पृथ्वी बना दी। पृथ्वी में क्या होता है, 2 ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना दिया हमने। ठीक, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। पृथ्वी के केंद्र से जो रेखा जाती है, ठीक है, ये वाली नहीं, नॉर्थ पोल को साउथ को मिलाने वाली नहीं, बल्कि कौन, ईस्ट वेस्ट की तरफ जो रेखा जाती है पृथ्वी के केंद्र से होकर, वो कहलाती है इक्वेटर या विषुवत रेखा। क्या कहलाती है, विषुवत रेखा या इक्वेटर। ठीक, अच्छा अब समझो, देखो सबसे पहले क्या, पृथ्वी के केंद्र पर तथा पृथ्वी से अनंत दूरी पर स्मॉल जी का मान 0 या 0 होता है। कहा क्या, वो समझो कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी का केंद्र कौन सा है, देखो दिख रहा है, ये हमने लिख भी दिया है, पृथ्वी केंद्र ये, तो पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 होता है। और पृथ्वी से कोई वस्तु अनंत दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है, तब भी उसका मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान, स्मॉल जी का मान 0 होगा। एक तो केंद्र पर 0 होगा, एक पृथ्वी से अनंत दूरी पर स्मॉल जी का मान 0 होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर या पोल्स पर अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर निम्नतम होता है। कहा क्या कि स्मॉल जी का मान पोल्स पर, यानी ध्रुव जो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर अधिकतम होता है। स्मॉल जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अधिकतम, और विषुवत रेखा में न्यूनतम होता है। क्योंकि विषुवत रेखा में इसलिए न्यूनतम होता है कि देखो ये पृथ्वी के केंद्र से होकर जा रही है, तो पृथ्वी के केंद्र पर तो 0 होता है। अब पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, तो जब उससे होकर जा रही है तो क्या होगा, यहाँ पे भी कम होगा, इधर कम होगा, इधर भी कम होगा, और बिल्कुल बीच में 0 हो जाएगा। इसलिए विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, पोल पर अधिकतम होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। ठीक, लास्ट जो थर्ड पॉइंट देखो, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी के मान में कमी आती है। देखो ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर रहते हैं हम लोग, इससे चाहे तो ऊपर जाएं या पृथ्वी के में गड्ढा खोद के नीचे जाएं, जैसे कुआं खोदते हैं ना, तो चाहे मतलब पृथ्वी के अंदर घुस के जाएं या पृथ्वी से आसमान की तरफ ऊपर जाएं। यानी पृथ्वी तल से हम कहीं भी जाएं, चाहे ऊपर जाएं और चाहे नीचे जाएं, चाहे पृथ्वी के अंदर जाएं या पृथ्वी तल से ऊपर जाएं आसमान की तरफ, जी के मान में कमी आती है। स्मॉल जी के मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये थी जी के मान की कुछ विशेषताएं। ठीक, ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग। अब देखो स्टूडेंट, न्यू टॉपिक जो हमने कहा था पढ़ने, वो क्या है, जी के मान की गणना, स्मॉल जी के मान की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी कैसे करते हैं। देखो अभी हमने जो अभी फॉर्मूला निकाला उसी में बस वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे जी का मान निकल आएगा, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो लिखेंगे यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एमी, पृथ्वी द्रव्यमान एमी जो है उसका द्रव्यमान देखो याद कर लेना, वैसे कभी कभी काम आ जाता है, उसका होता है तुम्हारा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, तथा पृथ्वी की त्रिज्या आरी बराबर 6.4 × 10⁻6 मीटर।
ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होती है तुम्हारी? 6400 किलोमीटर होती है। उसको हमने किलोमीटर को किसमें बदल दिया? मीटर में बदल दिया। ठीक, अगर 6400 को हम मीटर में बदलेंगे तो कितना जाएगा तुम्हारा? कितने से गुणा होगा तुम्हारा? 1000 से गुणा होगा, यानी 3 जीरो और आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक, अब पॉइंट यहाँ पहुंच गया तो देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया तुम्हारा, इसलिए पावर 6 आ गई। ठीक है, हम ये पावर लिखना तो मैं पहले चैप्टर में बता चुके हैं। ठीक है, देखो ये हो गया। अब हमने अभी फॉर्मूला निकाला है जी बराबर कितना? GME/RE²। तो जी की वैल्यू हम देखो पहले निकाल चुके हैं, कैपिटल जी की पढ़ा था जब हमने पहला पार्ट इसका रोटेशन चैप्टर का है ना, कि क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ये याद रखना, ये कैपिटल जी का मान होता है। इस और एमई का मान ये है रखा हुआ है, यहाँ पुट कर दिया 6 इंटू 10⁻24 बटे आर ई का मान ये 6.4 इंटू 10⁻6। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक, ये ऐसा लिखा है ऐसे लिख दिया 6.67 इंटू 6.67। देखो नंबर अब पास में लिख लेंगे, घाते पास में लिख लेंगे। तो 6.67 ये है नंबर और 6 ये है, इन दोनों को पास में लिख दिया। तो 6.67 इंटू 6, घात वाला एक ये है और एक घात वाला ये है, ऊपर की बात कर रहे हैं अभी। तो 10 की घात -11 और 10 की घात 24 ये लिख दिया। अब आ जाओ बटे में। बटे में 6.4, यानी 6.4 में स्क्वायर देखो पूरा होल स्क्वायर लगा हुआ, यानी इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। 6.4 का भी स्क्वायर होगा और 10 की घात 6 का भी स्क्वायर होगा। तो 6.4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 6.4 इंटू 6.4 तो कितना आएगा? 40.96। 40 पॉइंट कितना? 96 आ गया। इंटू 10 की घात 6, उसका भी स्क्वायर होगा। 10 की घात 6 का होल स्क्वायर देखो तो क्या हो, जब घाते पे घाते चढ़ी होती है तो उनमें गुणा होता है ना। 10 की घात 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 10 की घात 12। घातों पे घाते चढ़ी होती है तो क्या होता है? गुणा होता है, तुम्हें मैथ में पढ़ा होगा। तो ये आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 10 की घात 12 आ गया। ठीक, अब देखो 6 का गुणा कर दिया ऊपर तो आ गया 40.02। ठीक, और नीचे तुम्हारा 40.96 है। अब देखो 10 की घात -11 था ऊपर और 10 की घात 24 था। अब नीचे से घात को ऊपर ले जाते हैं तो घात क्या होता है? स्थान उसका बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। 10 की घात 12 है नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की घात -12। ठीक है, अब देखो इसका इसमें भाग करेंगे तो आएगा 0.97705। ठीक है, इसका इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0.97705। और देखो इनमें घातों को देखो, सबके आधार समान है, 10 10 10, सबके आधार क्या है? 10। जब आधार समान होते हैं तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं, है ना। तो -11 -12 कितना हो गया? 23। और ये माइनस कितना? माइनस का 23 हो गया। -11 और -12 कितना? माइनस का 23। और ये 24 प्लस का है, तो 24 से 23 माइनस करेंगे तो 1 तो बचेगा। प्लस का 24 माइनस का 23 कितना? 1 बचेगा। तो 10 की घात 1 आ गया सीधे सीधा। मैं तो पढ़ा हुआ तुमने, आधार समान होने पे गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं। ठीक, अब देखो हमने ये 5 को हटा दिया, तो ये जो 5 हटेगा, हमें बताया था लास्ट में अगर तुम्हारा क्या हो 5 या 5 से ज्यादा कोई टर्म होता है उसको हटाओ तो बगल में एक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 0 की जगह 1 हो जाएगा तुम्हारा। तो 0.977 और 5 हटा तो 5 या 5 से ज्यादा होगा लास्ट वाला टर्म, उसको हटाते हैं तो बगल में एक बढ़ जाता है। तो 0 क्या हो गया? 1 हो गया। 10 की घात 1 ऐसी बना रहा। अब देखो ये 10 की घात 1 मतलब 10 ही है। 10 में घात 1 लगी है तो क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब 10 ही कहेंगे। तो हमने 10 लिख दिया सीधे सीधा उसको उठा के। अब 10 का गुणा कर दिया इसमें तो कितना आ गया? 9.771 आ गया। एक अब देखो हमने पॉइंट के बाद 3 दशमलव तक है, 3 डेसिमल तक। ठीक है, 3 डेसिमल तक। हम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल ले लिए, 9.77। ठीक है, अब इस 9.77 को देखो, अगर पॉइंट जैसे तुम्हारा ऐसे लिखा हो कभी 9.65 लिखा हो या 9 तुम्हारा 66 लिखा हो, ठीक है, तो ये देखो अगर ये टर्म हम हटाएंगे तो ये वाला एक बढ़ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 9 कितना 7 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो ये भी क्या होगा 9.7 हो जाएगा। कब होता है? जब ये 5 या 5 से ज्यादा हो ये वाला टर्म। अगर इसको हटाते हैं लास्ट वाले को तो उसके पहले वाले में एक जोड़ दिया जाता है। लेकिन कब? जब 5 या 5 से ज्यादा। अगर ऐसा लिखा होता 9.3 और 4 तो ये नहीं बढ़ता, ये हटता तो सीधे सीधा 9.3 आ जाता है। या लिखा होता 9.93 तब भी ये 9.9 ही रहता है, क्योंकि ये टर्म 5 या 5 से ज्यादा नहीं है तो इसको नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जब ये 7 लास्ट वाला आता है तो ये 8 हो गया, तो लगभग कितना आ गया 9.8। ये होता है स्मॉल जी का मान। ठीक,
अब स्मॉल जी क्या है तुम्हारा, जी का मान, यानी ये कहाँ होता है जी का मान, अर्थ पर। कहाँ पर होता है, अर्थ पर, इसीलिए इसको लिखते हैं जी ई। देखो जैसे ये हमने क्या लिखा था, एम ई यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या, ये जी ई इसलिए ये लिखा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो तुम्हारा सॉरी जी का मान, स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह पर है। ये पृथ्वी की सतह पर, यानी जहां हम लोग रहते हैं, पृथ्वी की सतह कौन सी, अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले बताई थी, पृथ्वी की सतह तुम्हारी ये वाली होती है, यानी हम जहां ये आसपास रहते हैं, ठीक, पृथ्वी की सतह पर, यानी कि जी ई इसलिए लिख दिया, यानी जी का मान कहां पर, अर्थ पर। कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको लैंग्वेज में चाहो तो लिख दो, क्या लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का अंक का मान या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का अंक का मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। अच्छा, अब पढ़ते हैं इसके बाद, नई हेडिंग हमारी क्या है, चंद्रमा पर जी का मान। ये पृथ्वी की सतह की बात हो रही थी, अब चंद्रमा पर वैल्यू ऑफ जी एट द मून, ठीक है। तो देखो क्या होता है, चंद्रमा पर जो होता है स्मॉल जी का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है, सीधी सीधी बात है। सुन लो पहले कि चंद्रमा पर जो है स्मॉल जी का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है, वही लिख दिया हमने। चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है, ठीक। अब जब स्मॉल जी का मान 1/6 गुना होगा तो जो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर जितना है उसका चंद्रमा पर भार भी 1/6 गुना होगा। मान लो कोई आदमी पृथ्वी पर 60 किलोग्राम का है तो चंद्रमा पर उसका 1/6 गुना, देखो ऐसे, मान लो पृथ्वी पर कोई आदमी 60 किलोग्राम का है और चंद्रमा पर 1/6 होता है, ठीक है। तो 1/6 किसका है, इसका 60 का, तो कितना आ जाएगा 10, 6 कम 6, है ना, सीधा सीधा 1/6 से गुणा कर दिया जाता है। तो क्या होगा, चंद्रमा पर जो स्मॉल जी का मान है पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी की अपेक्षा वो भी 1/6 गुना होता है। कोई आदमी अगर 60 किलो का है यहाँ पर तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 किलो का। कोई आदमी यहाँ पे 120 किलो का है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, दो नहीं 20 किलो का, कितना 20 किलो का, यानी 1/6 गुना हो जाएगा सीधे सीधा, ठीक है। चंद्रमा पर किसी चीज का मान कम, भार कम हो जाता है क्योंकि स्मॉल जी का मान कम हो जाता है, ठीक। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वीकरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में अंतर, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर, ठीक है। हमने दोनों में संबंध पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर। तो देखो दो टेबल बना लेंगे, एक स्मॉल जी के लिए और एक कैपिटल जी के लिए। तो देखो पहला अंतर क्या है स्मॉल जी के लिए, मैं क्या लिखा है, पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि गुरुत्वीकरण कहलाती है। देखो पहला अंतर हमेशा, हमने पहले भी बताया होगा तुम्हें कि जो पहला अंतर होता है वो दो परिभाषाएं होती हैं, स्मॉल जी की परिभाषा और कैपिटल जी की परिभाषा ही क्या होगा, पहला अंतर होगा। तो ये अभी परिभाषा होगी स्मॉल जी की, अब कैपिटल जी की परिभाषा देख लो। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के समान होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। ये हमने पढ़ी थी किसकी, कैपिटल जी की परिभाषा। तो पहला अंतर उनकी परिभाषा होगी। दूसरा अंतर स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का अंक का मान 9.8 या 9.8 या इसी को 9.81 भी लिखते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो 9.8 या 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। दूसरा अंतर मान हो गए उनके। तीसरा अंतर का जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। स्मॉल जी का मान हमने बताया ना, आसमान हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तब भी कम हो जाएगा, पृथ्वी तल के अंदर, पृथ्वी के अंदर जाएंगे यानी पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तब भी कम हो जाएगा। चंद्रमा पर भी क्या होगा, कम हो जाएगा तुम्हारा। पोल्स पर अधिकतम होता है और इक्वेटर या विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यानी इसका मान हर जगह बदलता रहता है। कैपिटल जी का मान कहीं नहीं बदलता, कहीं भी चले जाओ तुम ब्रह्मांड में। हमने जब पढ़ा रहे थे बताया था कि ब्रह्मांड इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी पूरी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। किसके, कैपिटल जी के। जी एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि स्मॉल जी है क्या होता है, हमेशा इसका मान पृथ्वी के केंद्र की ओर ही जाता है, यानी कोई भी वस्तु छोड़ दो कहाँ जाएगी, पृथ्वी के केंद्र की, यानी इसका त्वरण का जो दिशा होती है कहाँ होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। कैपिटल जी में कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए क्या है, अदिश राशि। सदिश राशि, अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि वे राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है
तो जी कैपिटल जी में क्या है, सिर्फ परिमाण, और स्मॉल जी में क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा, यानी ये पृथ्वी के केंद्र की ओर दिशा होती है इसकी। ठीक, ये अंतर हो गया उनके। ओके, थैंक यू। अब देखो स्टूडेंट, न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, द्रव्यमान या इंग्लिश से बोलते हैं मास। ठीक है, तो क्या होता है मास? ठीक, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण, यानी परिमाण में पदार्थ की वैल्यू, कितना उसका आंकिक मान है, उसको कहते हैं। या अथवा करके ले सकते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ठीक है, जो उसका जड़त्व होता है, जड़त्व हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, है ना, कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसके कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही उसका किसी वस्तु का गुण जड़त्व कहलाता है। तो क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ठीक, बस सीधी सीधी याद रखना, या तो ये या तो ये। इसे एम से, स्मॉल या कैपिटल एम दोनों से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से या कैपिटल एम से लिख लेना। ठीक है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ये एक अदिश राशि है, यानी इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक, अच्छा, अब पढ़ेंगे भार या वेट। भार या वेट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है, यानी भार एक बल की तरह है। और क्या होता है, वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यानी जो पृथ्वी किसी वस्तु पर जो बल लगाती है, जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, वही उसका भार भी कहलाता है। वो बल भी है और साथ में क्या कहलाता है, वो उसका भार भी कहलाता है। ठीक है, अच्छा, यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है, ठीक, वही बल उसका भार भी कहलाता है। इससे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं भार को। ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों? क्योंकि उसमें दिशा है, हमेशा ही इसकी दिशा कहाँ होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन, न्यूटन को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। या किलोग्राम भार होता है। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन या किलोग्राम भार होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखो, W बराबर कितना आ गया, mg। ठीक, और F बराबर ही भी mg था, हमने जब पढ़ा था कहाँ पे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध में, वहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर mg। तो यानी जो पृथ्वी जो बल लगाती है वही तुम्हारा क्या होता है, भार भी होता है। तो W बराबर mg। अतः किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। देखो यहाँ पे किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है। अब कुछ पॉइंट देखो इसमें। किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। देखो, भार जो है ये जी पर निर्भर कर रहा है। अगर ये जी कम होगा तो भार कम होगा। जैसे चंद्रमा पर क्या होता है, किसी वस्तु का भार कम होता है। अगर जी ज्यादा होगा तो भार ज्यादा होगा, यानी पृथ्वी पर भार अधिक होता है, चंद्रमा पर कम होता है। तो किसी वस्तु का भार स्मॉल जी पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय बल वस्तु के भार के बराबर होता है, यानी गुरुत्वीय बल एक तरीके के भार ही कहलाता है। तो हमने बताया था ना, चाहे W बराबर mg लिख दो, चाहे F बराबर mg लिख दो। चाहे W बराबर mg लिख दो, चाहे क्या लिख दो, F बराबर mg लिख दो, दोनों एक ही चीज है। ठीक, इसका एक पॉइंट देखो और रह गया स्टूडेंट, क्या, किलोग्राम भार तथा न्यूटन में संबंध। किलोग्राम भार तथा न्यूटन में संबंध, ये हमने दूसरा चैप्टर था, कौन सा, बल तथा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के, बल तथा न्यूटन के नियम, न्यूटन की गति के नियम था दूसरा चैप्टर। उसमें भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 किलोग्राम भार बराबर, पढ़ा था ना, 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता था तुम्हारा, 9.8 न्यूटन। तो यहाँ भी वही लिखा जाएगा, 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम भार कितने, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये क्या है, किलोग्राम भार और न्यूटन में संबंध। 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये पहले ही पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर में। ठीक है, ओके स्टूडेंट। लेकिन द्रव्यमान को हम लोग कमानीदार तोला से नहीं नाप सकते, यानी जो घरों में तराजू होता है, दुकानों में तराजू होता है, उससे हम द्रव्यमान को नहीं नाप सकते। इसके लिए एक स्पेशल भौतिक तोला होता है जो कि लेबोरेटरी में पाया जाता है, लैबों में, वहाँ से उसको द्रव्यमान को वहीं पे नाप सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें क्या होता है तुम्हारा, दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। भार एक क्या है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें द्रव्यमान और दिशा दोनों होते हैं। भार की दिशा कहाँ होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भार का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम भार होता है। ठीक है, किसी भी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होने पर द्रव्यमान का परिमाण 0 नहीं होता। यानी अगर कहीं जी मान लो 0 है, जैसे कि पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, जी का मान 0 होता है, लेकिन द्रव्यमान 0 नहीं होगा, लेकिन भार 0 हो जाएगा। अगर जी का मान 0 है तो भार क्या हो जाएगा तुम्हारा,
शून्य हो जाएगा। किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान शून्य होने पर की स्थिति में वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है। जैसे स्पेस अंतरिक्ष में है, वहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं है, जी होता ही नहीं है, मतलब ग्रेविटी होती नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं, ग्रेविटी होती नहीं है, तो भार भी क्या होगा, शून्य हो जाता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। आपका इतना ही चैप्टर हो गया। अब चैप्टर में जो पार्ट बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में हम लोग करेंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर। ठीक, तो हमने बताया था ना, पहला अंतर क्या होता है, उनकी परिभाषाएं। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु, देखो ये लिखा हुआ है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। परिभाषा थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं द्रव्यमान की भी। वही भार, किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पहला अंतर क्या होता है, उनकी परिभाषा। दूसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है, यानी द्रव्यमान कहीं भी वर्ल्ड में चले जाओ बदलता नहीं, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता, कहीं भी चाहे चांद में चाहे आसमान में चाहे जमीन में जाओ, कहीं जाए द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि इसे स्मॉल जी पर डिपेंड करता है। जो भार होता है वो किस पर डिपेंड करता है, स्मॉल जी के पर। स्मॉल जी का मान जैसे ही बदलेगा तो भार भी बदल जाएगा, स्मॉल जी बढ़ जाएगा तो भार बढ़ जाएगा, स्मॉल जी कम हो जाएगा स्मॉल जी का मान तो भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसका मान हर जगह अलग अलग होता है, स्मॉल जी के मान पर डिपेंड करता है। इसलिए स्मॉल जी का मान बदलेगा तो इसका भार का भी मान क्या होता है, हर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान का मापन भौतिक तोला द्वारा किया जाता है। ये भौतिक तोला एक मतलब तुम्हारा कह सकते हैं कि ऐसा अपरेटस है या ऐसा एक तराजू है जहाँ जिसमें एयर से एयर ना उसमें एयर काम करती है, ना उसके अंदर एयर होती है, ना गुरुत्वाकर्षण काम करता है, तो उसको इस द्रव्यमान को उसमें तोल सकते हैं। ठीक है। भार का मापन कमानीदार तोला द्वारा। कमानीदार तोला बोलते हैं जो अपने नॉर्मल तराजू होते हैं, घरों में तराजू होते हैं, दुकानों में जो तराजू होते हैं वो कहलाता है कौन सा, कमानीदार तोला। तो भार को हम किसी भी तराजू द्वारा तोल सकते हैं।